भूपेंद्र भाई बहुत क्लियर कट बात कहना चाहता हूँ। दीपक भाई ने जो बात की, दीपक भाई आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अरे भाई मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं वो बहुत जोर शोर से चला रहे हैं दीपक भाई। आप समझिए, उनका जो वॉशिंग मशीन है, जिस जिस क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में जिस जिस रैली में नाम लिए, वो सबको अपनी पार्टी में डाल दिए। वॉशिंग मशीन के थ्रू सारे क्लियर हो गए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो कल्पना मोदी जी ने की, वो विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके और जो स्पीड से वो शामिल कर रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों से उनको कितना प्यार है, कितना प्रेम है। जिस जिस इलाके में गोवा में इन्होंने हमारे मंत्रियों को तोड़ा, देखिए मध्य प्रदेश में हमारे एमएलए को तोड़ के सरकार बनाई, वो सब पे भ्रष्टाचार का आरोप था। गुजरात में क्या हुआ, इलेक्शन चुनाव से पहले बहुत सारे कांग्रेस के हमारे एमएलए पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सबको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। अरे हार्दिक पटेल ने तो यही अमित शाह को जनरल डायर बोला था। दीपक भाई वो आज एमएलए बन के बैठे हैं यही भारतीय जनता पार्टी में। सोचिए कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को 23 जून की विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद कितना डर लग रहा है। एक तो ऑलरेडी उनको 90% डर तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगने लगा था। जिस तरीके से कर्नाटक उनके हाथ से चला गया, कर्नाटक में बजरंगबली का नाम नहीं चला, बल्कि बजरंगबली ने तो शनिवार के दिन कांग्रेस को आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार बन गई। अब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो रूट पे यात्रा गई थी, वो रूट की सारी विपक्षी पार्टियां एक होने लगी है। 17-18 जुलाई को अभी बेंगलोर में मीटिंग होने लगी है। ये इससे घबराहट और बौखलाहट बीजेपी की दिख रही है। उनको पता लग गया है कि राहुल गांधी जी को ये देश का प्रधानमंत्री बनने में बीजेपी अब उनको रोकने में सक्षम नहीं है। जिस तरीके से तेलंगाना में राहुल गांधी जी की यात्रा में, भूपेंद्र भाई जिस तरीके से तेलंगाना में बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। जिस तरीके से तेलंगाना में राहुल गांधी जी की यात्रा, राहुल गांधी जी की रैली में इतने समय के बाद जब कांग्रेस की वहां पे रैली होती है, राहुल गांधी जी स्वयं जाते हैं। आप देखिए जन सैलाब, जहां पे हमारी सरकार नहीं है। आप देखिए अभी अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश के सारे पोल जो टीवी 9 में दिखाए हैं, वो सारे पोल कांग्रेस की फेवर में जा रहे हैं। राजस्थान हम रिपीट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ अब रिपीट कर रहे हैं, तेलंगाना में अभी से 38 केसीआर के जो नेता थे वो सारे के सारे कांग्रेस में एक ही दिन में आ गए। ये सबसे भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है। एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको भूपेंद्र भाई, 2014 में यही भारतीय जनता पार्टी के पास 29 पार्टियों का गठबंधन बना था, जिसका नाम दिया था इन लोगों ने एनडीए। 2019 आते आते 2019 का चुनाव आते आते वो गठबंधन में सिर्फ 18 पार्टियां रह गई। और आज के दिन में माहौल ऐसा है कि उनके पास 5 से 6 से ज्यादा कोई पार्टी एनडीए में बची नहीं है। मुझे पता है, मुझे याद है तब तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि लास्ट टाइम उन्होंने एनडीए की मीटिंग कब की थी। पिछले 9 साल में मोदी जी ने एनडीए की मीटिंग कब बुलाई थी, एक भी एनडीए की मीटिंग। दैट प्रूव्स कि एनडीए डजंट एग्जिस्ट भूपेंद्र भाई। एनडीए का कोई वजूद नहीं है भारत में। ये आप तारीफ कर रहे हैं या अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि हमको 15 या 21 दलों का साथ लेना पड़ रहा है और ये लोग तो 6 के साथ नहीं भूपेंद्र भाई, भारत देश में क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद हमेशा रहा है। जब कांग्रेस ने भारत देश पे पिछले 10 साल राज किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तब भी हमने ये सारे क्षेत्रीय दलों को उतना ही रिस्पेक्ट दिया था। हमारी पार्टी की तरह ही हम बाकी पक्षों को रिस्पेक्ट देते हैं। उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनको भी सर्वाइव होने का अधिकार है, उनको भी उनके राज्यों में जनता की सेवा और जनता के काम करने का अधिकार है। भारत देश कोई मोदी जी के नाम से तो चलता नहीं है। भारत देश का विकास किसी एक पार्टी की वजह से तो होता नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता जी भी अपने राज्य के विकास के लिए काम करती होगी, राजस्थान में कांग्रेस हमारी पार्टी विकास के लिए काम करती है। हर एक राज्य में जो भी सरकार होती है राहुल जी वाला बोला ना, राहुल जी के प्रधानमंत्री वाला बात, एक बार जोर से बोल के देख लीजिए सही मंच पे, ममता जी भी चले जाएंगी, बाकी सब लोग भाग जाएंगे क्योंकि सब बनना चाहते हैं। केजरीवाल जी तो पहले भाग गए। देखिए भूपेंद्र भाई आप देखिए, एक फैक्ट देखिए, अभी आपने समाजवादी पार्टी की जो बात की, आप लास्ट विधानसभा का इलेक्शन कमीशन का डेटा चेक कर लीजिए। मैंने तो बहुत एनालिसिस किया था जब यूपी का चुनाव का रिजल्ट आया था। एक सेकंड प्लीज पंकज जी, एक सेकंड प्लीज। जब यूपी के चुनाव का रिजल्ट आया था, 80+ समाजवादी पार्टी की सीट ऐसी थी जहां पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो 8,000 10,000 मतों से हारा है, वहां पे मायावती की पार्टी 10,000 वोट लेके गई है, ओवैसी की पार्टी 7,000 वोट लेके गई है। ये मतों का ध्रुवीकरण किया है, वरना तो सरकार एंटी नॉन बीजेपी ही बनने वाली थी। ये मतों का ध्रुवीकरण करने के
लिए ये पार्टियों को खरीदा जाता है जिनका कोई वजूद नहीं होता उनके राज्यों में। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में क्या किया? उनका कोई वजूद नहीं था भूपेंद्र भाई, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की 50 से ज्यादा सीटों को डिस्टर्ब की और 17 सीटों पे आई, 77 से 17 सीटों पे आई। यही भारतीय जनता पार्टी का लॉजिक है। बहुत मासूम से बात करते हैं, अच्छे लगे निशान जी। एक बात बताइए, ये ध्रुवीकरण आपने कहा ना, मुस्लिम वोट ज्यादातर किस पार्टी की तरफ जाते हैं? वो ध्रुवीकृत नहीं है वो? क्या वो? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अच्छा मैं आपका सवाल का जवाब बता दूं, मैं आपके सवाल का जवाब बता दूं। कर्नाटक में कितने प्रतिशत मुस्लिम है? कर्नाटक में कितने प्रतिशत मुस्लिम है? 22-24% मुस्लिम है, उससे भी कम हो गए। तो क्या हमारी जो मेजोरिटी सरकार बनी है सिर्फ और सिर्फ किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म की वजह से बनी? हमें हिंदुओं के मत नहीं मिली। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, भारत देश की थोक भाव में एक तरफ जाते हैं। भूपेंद्र भाई, जो भी धर्म का व्यक्ति वोट करता है ना, उसको वो पार्टी से प्यार हो जाता है कि भाई वो पार्टी के लोग उसके लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह मुकुटा नहीं दिखाते। भारतीय जनता पार्टी पहले डिसाइड करके बोले कि वो सेक्युलर या नॉन सेक्युलर है। हम तो बोलते हैं ना बिन सांप्रदायिक पार्टी है, पृथ्वी की सबसे बड़ी बिन सांप्रदायिक पार्टी, हम तो ओपन बोलते हैं, लेकिन बीजेपी वाले नहीं बोल सकेंगे। निशान जी आपकी बात काफी दिलचस्प है, आप अच्छी तरह से आपने बात रखी है।